वहाँ पर ये कहा कि भैया मैं रूल्स को तोड़ूंगा। जनाब ऐसा है ना कि हम जब किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो हम उस पे भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो रूल्स को फॉलो करता है, बल्कि हम उस पे भरोसा तब करते हैं कि जब हमें पता हो कि अगर कल को एक मजबूरी आई तो ये अपनी समझ रख के उस रूल्स को बगल में रखेगा और इंसानियत को सामने रखेगा। क्यों आज की डेट में हम कई सारे प्रोफेशंस के सामने मशीन नहीं ला देते? कहते हैं ना, इधर पे मशीन ला दो, उधर पे मशीन ला दो, कल की डेट में सब कुछ मशीन 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 हो जाएगा। क्यों नहीं होता ऐसे? क्योंकि मशीन को सिर्फ एक बात आती है, उसके अंदर जो रूल्स, जो कोड सेट किए गए हैं उसे फॉलो करना। लेकिन इंसान अपनी समझ से इस चीज को बदल सकता है। बस इसी भरोसे के कॉन्सेप्ट को अब हम जरा 1 मिनट के लिए कंपनी के अंदर लेकर के आते हैं। देखो, ट्रस्ट जो होता है ना, वो एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। अब जैसे कई बार क्या होती है ना कि कंपनी के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ उल जलूल बातें चल रही हैं जिसके कारण काम इफेक्ट हो रहा है। अब ये होता है यार, हर कंपनी में, हर टीम के अंदर होता है। ऐसे टाइम पे जब एक अच्छा लीडर आप लोगों के साथ होना, तो आपको उस लीडर पे एक भरोसा होता है कि नहीं यार, इसे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड ये एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा। हो सकता है थोड़ा रूल से ऊपर नीचे करना पड़े, शायद मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो गई, मुझे 5 बजे छुट्टी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए मुझे 2:30 बजे निकलना पड़ेगा, तो मेरा बॉस समझेगा इस बात को, मेरा लीडर समझेगा इस बात को। ये जो रूल्स को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो अपने अंदर एक ट्रस्ट आता है ना, बस ये ट्रस्ट एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सिंपल सी बात है कि हमारी कंपनी में कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर अगर आप एक इंसान हैं तो आप खुद को इमेजिन करो वो स्नो मोबाइल की तरह। वो नहीं होते जो वो बर्फ पड़ी पहाड़ों के, अब हमने ऊपर देखा है लोग ऐसी गाड़ियों से चलाते हैं जिन गाड़ियों में पहिए नहीं होते, लंबे लंबे स्की टाइप के लगे रहते हैं। अब उस वाली मशीन को अगर मैं रेगिस्तान में चलाने के लिए कहूँ, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम स्लाइड कर लोगे, लेकिन दिक्कत तो होगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि स्नो मोबाइल को स्नो में ही चलाना है, हमें ये बात पता है, लेकिन कभी कभी हमारी जो ये कंपनी होती है, ये ऐसा रेगिस्तान बन जाती है जो ये समझ ही नहीं पाती कि बाकी एम्प्लॉयज़ को एग्जैक्टली चाहिए क्या। भरोसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कंपनी आती कैसे है? इसी के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम कहते हैं ना, जेनरेशनल गैप। हमारा अगला एपिसोड इसी तरह के जेनरेशनल गैप के बारे में है। तो क्या है वो जनरेशनल गैप, इसको हम अगले एपिसोड में समझेंगे। आपका इंतजार रहेगा। 1980s ये एक ऐसा समय था जिसको द रोरिंग 80s के नाम से भी जाना जाता है। IBM पीसी, MS डॉस, एप्पल मैकिन्टॉश, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इन सब का एरा माना जाता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और न जाने कितने सारे टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स उस टाइम पे बढ़ने लगे। देखो, इंडिया हो या अमेरिका, इस समय टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट करी। कंप्यूटर लोगों के घरों घरों तक धीरे धीरे लाना है, ये बिल गेट्स का एड कैंपेन बन गया। अब समय के साथ साथ हर चीज़ के लिए एक तरह की टेक्नोलॉजी आने लगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले लोग जो थे, भैया वो मोची भैया के पास जाते थे कि यार जूते पॉलिश कर दीजिए। लेकिन फिर उस टाइम पे होटलों में ऐसी मशीनें आना शुरू हो गई जिसके अंदर आप अपने वो जूते को डालिए और तुरंत वहाँ पे मशीन गोल 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 घूम के आपके जूते को पॉलिश कर देगी। अब ये सब अच्छे तरीके से भी हुआ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये हो गई टेक्नोलॉजी के इस तरह आने से, लोग कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा कुछ नॉर्मल चीज़ों को भी यूज़ करना शुरू कर दिए जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल कैमरा आना शुरू हो गए, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज आना शुरू हो गए। इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। भाई पहले कैमरा लेते थे, वो हमारे पास आज तक रखा हुआ है, ऐसे कैमराज होते थे। लेकिन इस टाइम पे वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कैमरा आने लगे, फोटो खींचो, जैसी रील खत्म हो जाए उठा के फेंक दो, अगला खरीद लो। ये वैसे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन इस एटीट्यूड के कारण, इस ट्रेंड के कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे हर देश में धीमे से एंटर कर रही थी, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे आने लगी। ये क्या थी? वही है हमारा आज का एपिसोड। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब
लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी, यहीं पे ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। जिस तरह से 1980s को द रोरिंग 80s के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से लेट 1980s और अर्ली 1990s को एक नाम से जाना जाता है, द ले ऑफ एरा। ले ऑफ का मतलब किसी को काम से निकालना नहीं, बल्कि काफ़ी पैमाने में, यानी कि कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ को, 10 एम्प्लॉयज़ को, 15-20, कई कंपनीज में 200-300 तक लोगों को फायर इकट्ठा किया जाता था। अब इसके पहले भी ले ऑफ होते थे यार, लेकिन ये तब होते थे जब एक आखिरी रिसॉर्ट बचा, बस वही होता था कि कंपनी जो है उसके हालत बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि लोगों को कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन 1980s और 1990s के समय जो ले ऑफ होते थे, वो कंपनी का आखिरी रिजॉर्ट नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और उन लोगों को जब वो कंपनी से निकालते थे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जिसके कारण उनके जो अकाउंटेंसी की किताबें होती थी ना, उसके नंबर्स जो है मैच होने लग जाते थे। अब जो हमारे अकाउंट्स के जो बच्चे हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि भैया वो LHS RHS के इक्वल होना ज़रूरी है, नहीं तो आप टैक्स फ्रॉड के अंदर आ जाते हैं। अब याद है मैंने डिस्पोजेबल कैमरास के बारे में बताया था, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इसके पहले कोई भी चीज़ डिस्पोजेबल नहीं होती थी, यानी कि हर चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता था। पेन की इंक खत्म हो गई तो लीड चेंज कर लिया, लेकिन उसे यूज़ लंबे समय तक करते थे, एक अटैचमेंट होता था। इस डिस्पोजेबल एरा के कारण कहीं ना कहीं लोगों ने दूसरे लोगों को भी डिस्पोजेबल आइटम की तरह देखना शुरू कर दिया। वहीं पे जहाँ पर लोगों के साथ एक डीपर कनेक्शन होता था, अब आज की डेट में कई सारे पैमानों में लोगों को हायर कर लिया जाता था, जब उनका काम खत्म हो जाता था तो उनको चुपचाप फायर कर देते थे। कंपनी के अंदर लॉयल्टी नाम की चीज़ पूरी तरह से ख़त्म होने लगी, क्योंकि भैया कौन ही लॉयल रहेगा? अगर आज की डेट में मुझे पता चले कि भैया कंपनी का जब मन करे 10 लोगों को निकाल सकते हैं, तो मैं तो हमेशा इस डर में जीऊँगा ना कि उन 10 लोगों में कभी मेरा नाम ना आ जाए। एक तरफ नौकरी जाने का डर, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पैमाने पे चीज़ें जो थी वो बनना शुरू हो गई। अलग अलग तरह की चीज़ें आने लगी। पहले के टाइम पे भाई खाना खाने के लिए जाओ तो कुछ ऑप्शंस होते थे, लेकिन आज की डेट में ऑप्शंस बढ़ने लगे, सामान जो थी वो बढ़ने लगे, कपड़ों के वैरायटीज़ बढ़ने लगे, लेकिन उनकी जो लाइफ टाइम यानी लाइफ स्पैन जो होती थी वो कम हो जाती थी। इसलिए एक लाइन है ना यार, पुरानी चीज़ों की क्वालिटी क्या क्वालिटी होती है, ये बात एक्चुअली में सच है। धीरे धीरे कंपनीज ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि अगर हमने ये टेबल बनाया और ये टेबल उनके साथ 50 साल तक जिंदा रह गया, तो हमारी कंपनी से दूसरा टेबल कौन खरीदेगा? तो लोगों ने धीरे धीरे क्वालिटी को कम करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन वैल्यूज इंक्रीज हो गई, इनफैक्ट लोगों की सैलरियां भी काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगी। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझने के लिए चलते हैं बेदुइन ट्राइब की तरफ, जो मंगोलिया की एक बंजारा सी फैमिली होती है ना, जो इधर उधर बस ट्रैवल करती रहती है अपनी भेड़ बकरियों के साथ। एक ऐसी छोटी सी फैमिली है इन लोगों की। बहुत खुश रहते हैं ये लोग आपस में, लेकिन इनकी खुशी की जो सबसे बड़ी वजह है उसे कहते हैं ये लोग आपस में हर चीज़ को बांट कर जीते हैं। शेयरिंग का नेचर बहुत ज़्यादा है। अब वैसे देखा जाए तो जब आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा चीज़ें बांट सकते हैं लोगों के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं, आपकी दीवारें उतनी ज़्यादा ऊंची होने लगती हैं। एंड ये फैक्ट है, ये हर कंपनी के साथ, हर इंसान के साथ बार बार हुआ एक रियलिटी है कि जैसे ही वो इंसान ज़्यादा अमीर बनने लगता है तो उसके मन में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि मुझे ये चीज़ें मैंने कमाई है, मेरी चीज़ें हैं, मेरे को अपने पास रखनी है, और वो उसे दूसरों को देने से पीछे हटने लगता है। अब इस ट्रेंड के लिए हम लोग किसी एक CEO को या फिर किसी एक कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मतलब यहाँ पे कोई कॉमिक बुक का विलन नहीं है कि ओ माय गॉड उसने स्पाइडरमैन को घेर लिया है और अब वो इस दुनिया को ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल ट्रेंड है, एक नॉर्मल कम्युनल तरीके से हमारी जो साइकोलॉजी और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हुई है, और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक फैक्ट है। अब पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया।
ये दो ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन हम लोग आने वाले जितने एपिसोड्स हैं उनमें समझने वाले हैं, और स्पेशली हमारे अगले एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से ये जो ले ऑफ का कॉन्सेप्ट आया था, लोगों को नौकरियों से निकालने की वजह क्या थी? क्यों अचानक से वो लोग जो पहले एक फैमिली की तरह रहा करते थे, अब किसी की नौकरी खत्म करके उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इस बात का डर नहीं लगता था उन्हें? या फिर इस बात का गिल्टी कॉन्शियस नहीं होता था किसी बॉस को? कहाँ से आने लगा ये एटीट्यूड और क्यों आने लगा ये एटीट्यूड? ये हमारे अगले एपिसोड की कहानी है, तो आपका इंतजार रहेगा। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के स्टेटस तक आ चुका था। अलग अलग देशों ने आपस में आकर के पीस ट्रीटीज जो थी वो साइन कर दी थी कि भैया हम लड़ाई नहीं करेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी कि भाई दोबारा कभी अब इस तरह से मासूमों की जान ना जाए और देश आपस में बेमतलब ना लड़े। ये सभी के बीच में एक बहुत घिनौना काम हुआ था जिसे कहा जाता है द नाजी मूवमेंट। नाजी मूवमेंट एक ऐसा समय था जब जर्मनी के अंदर जो ज्यूज थे उनको अलग अलग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बड़े इनह्यूमेन तरीकों से मारा गया था, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यू थे, कि उनकी जो रेस थी वो ज्यू थी। दैट्स इट, और कोई वजह नहीं थी। जस्ट बिकॉज वो जर्मन नहीं थे, वो ज्यू थे, वो इम्प्योर ब्लड थे, उन्हें मार दिया गया। अब इस बीच में एडोल्फ हिटलर, हेनरिच हिमलर और जोसेफ गोबेल, जिन्होंने ये नाजी मूवमेंट की पूरी बारीकी से देख रेख करी थी, बनाया था, ये तो बच के निकल गए क्योंकि इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। लेकिन जब इतने सारे ज्यूज की हत्या की गई तो वो ये तीन ने तो अकेले मिलके नहीं किया होगा। इसके पीछे पूरी की पूरी नाजी की आर्मी होती थी, जिसे वैसे तो जर्मन आर्मी कहा जाता था, लेकिन वो जर्मन आर्मी नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर इन ज्यूज को मारने के लिए काफी अलग अलग तरीके से बनाया गया था। अब इनके साथ साथ ये जो आर्मी थी ये तो भग भग के निकल गए वहां से, क्योंकि अब दूसरे देश आते इस तरह की घटिया हरकत क्यों करी तुम लोगों ने पूछने के लिए। तो ऐसे ही में एक बंदे को पकड़ा 15 साल बाद, उसका नाम ईशमैन करके था। अब ईशमैन को जब फाइनली पकड़ा तो 1960 में उससे एक सवाल पूछा गया कि भाई इस तरह की जब तुमने बोला गया कि तुम मार दो जाके लोगों से, तुम लोग को शर्म नहीं आई, तुम्हें घिन नहीं आई इस तरह का काम करते रहे? हाँ, तो इसके रिटर्न में जब अपनी जान की भीख मांग रहा था वो, तो उसने एक बात कही कि माफ करना, वी हैड नो चॉइस, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था, हम तो बस ऑर्डर्स जो हमें मिल रहे थे हम उसे फॉलो कर रहे थे, प्लीज हमें मत मारिए। हमें जो ऑर्डर्स मिल रहे थे हम उसे फॉलो कर रहे थे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये रूल होता है किसी भी देश की मिलिट्री का कि भैया जब आपको सुपीरियर से ऑर्डर मिले तो आपको उसे फॉलो करना है। आप उस ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकते, अगर किया तो उसको एक्चुअली में क्रिमिनल एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद फिर जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाए तो फिर आपकी खैरियत ली जाती है। तो इसको जब ऑर्डर मिले उसने तो फॉलो किया, तो ये आदमी गलत थोड़ी हुआ। एक ऐसा आदमी जिसने न जाने कितने मासूमों की जान ली, ये गलत थोड़ी था, ये तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। इस आदमी ने क्या वाकई में उन ज्यूस को मारा होगा बेरहमी के साथ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सवाल अब ये है कि भैया ऐसे जो लोगों को इकट्ठा किया गया, मारा गया, लोगों का दिल नहीं दहला। और इस बात को अगर आपको ध्यान से समझना है तो एक फैक्ट है, उस टाइम पे जब ज्यूस को मारा जा रहा था तो हर ज्यू को गोलियों से नहीं मार रहे थे, ना ही उनकी गर्दनें काट काट के मार रहे थे। कुछ लोगों को ऐसे मारा गया, लेकिन मेजॉरिटीज को गैस चेंबर के अंदर डाल के मार दिया, उनके खानों में जहर डाल करके मार दिया। क्यों क्यों इतनी मेहनत करने गए? अगर चाहे तो मिलिट्री वालों को बहुत डायरेक्टली बोल देते कि जाओ जाके सबकी गर्दनें काट दो, मार देते, सबको गोलियां मार दो, मार देते। तो फिर ऐसे क्यों मारने के लिए नहीं कहा? क्या वजह थी कि किसी गैस चेंबर की दीवारों के अंदर कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को खाने में जहर दे के मार रहे हैं? कभी सोचा है? एक सिंपल सी वजह है इसके पीछे,
क्योंकि जब वो लोग ऐसे करते थे, तो जो ये सोल्जर्स होते थे, जो ज़हर मिला रहे हैं या फिर वो गैस चेंबर का बटन को ऑन कर रहे हैं, उन लोगों को ना कभी अगला इंसान तड़पता हुआ दिखाई नहीं देता था, कभी दर्द की कराहें भरता हुआ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ एक बटन दबा दिया, कुछ लोग मर गए, बात खत्म। विजुअल एस्पेक्ट किसी भी तरह के कनेक्शन या किसी भी तरह की अटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भैया अगर आप देख ही नहीं सकते अगले इंसान को, तो आप उसके साथ एक अटैचमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भाई तो जो लोग अंधे होते हैं वो क्या किसी के साथ कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं करते? बिल्कुल। पर वो कैसे करते हैं? किसी को टच करके, उसे महसूस करके। एक फिजिकल एस्पेक्ट हमेशा रियल होता है। आप स्क्रीन के सामने बैठकर किसी से बात कर रहे हैं और आप एक्चुअल में रियल लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। एक कंपनी इतनी आसानी से लोगों को इसलिए निकालने लग जाती है जब वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होने लग जाती है। जब लीडर को बंदा दिखाई दे ही नहीं रहा, जैसे वो फायर कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं है वो कौन है। उसकी भी एक छोटी सी फैमिली है, उसके सर पे लोन्स है, वो ईएमआई भर रहा है, उसके बच्चों की एजुकेशन डिपेंड करती है उसकी सैलरी पे। किसे फर्क पड़ता है? क्योंकि वो उसे देख नहीं रहा। क्या वही सीईओ, क्या वही मैनेजर अपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को फायर करेगा जिसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में उसे पता है? मतलब एक तरफ आपको पता है कि भैया इस इंसान के जो पापा हैं वो डायबिटीज के पेशेंट है और इस टाइप की मेडिसिन इसको लगती है, महीने का 40,000 का खर्चा है इस इंसान का, आप उसे जॉब से उतनी आसानी से निकाल दोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो काम सही से नहीं कर रहा तो आप निकालोगे या नहीं निकालोगे, लेकिन क्या आप अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए किसी का घर उजाड़ोगे? ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड विजुअल एस्पेक्ट। आप अगर अपने लोगों से दूर हो जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपके आपस में कोई अटैचमेंट नहीं होगी। आप अपनी स्पीचेस में कह सकते हैं गाइस वी आर अ फैमिली, लेकिन क्या वाकई में आप फैमिली हैं? जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो आप कैसे फैमिली है? अब इसका जो उल्टा होता है वो भी बिल्कुल सही है। अगर एम्प्लॉय अपने बॉस को देख ही नहीं रहा, भैया आ जाते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, किसी आईपैड में या फाइल को देख रहे होते हैं, लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं, अपने ऑफिस में चले जाते हैं, इसमें अटैचमेंट कहाँ से बना? तो वो एम्प्लॉय जब कल की डेट में उसे पता है कि यार अगर मैं ये इस तरीके से कर दूं तो प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती है, अगर मैं यहाँ से ये इनका कंपनी का लैपटॉप जो है रिकॉर्ड में एंटर्ड नहीं है, इसको मैं चुरा लेता हूँ। इस टाइप की जो मेंटालिटी होती है ना, ये तब आती है जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन है ये। किसी ने अपनी खून पसीने की मेहनत लगा के इस कंपनी को खड़ा किया है, उसी कंपनी की जो दीवार है वहां पर जाके हम गोदागादी करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है उस इंसान से, उस कंपनी से। अगर वो अटैचमेंट आपको क्रिएट करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से ना अपने लोगों से दूर हो, और अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप अपने लीडर से दूर ना हो। अगर आपस में वो बॉन्ड बना रहता है और वो सर्कल छोटा रहता है तो अक्सर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना और एक दूसरे की लाइफ समझने के कारण ना एक ऐसा अटैचमेंट क्रिएट होता है जिससे फाइनली वो कंपनी सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक फैमिली सी बनने लगती है। अब हमारे अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि भैया सोशल मोरालिटी क्या होती है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, और क्या वाकई में ये किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वेल, अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा। साल 2009 में द न्यूयॉर्क टाइम्स और वहाँ की जितनी भी मेजर न्यूज़ आउटलेट्स थी अमेरिका की, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डेविस्टेटिंग न्यूज़ को प्रिंट किया। ये न्यूज़ थी सैल्मोनेला करके एक वायरस था उस टाइम पे, जो बहुत बुरी तरह से आउटब्रेक हो गया था। इसके चलते करीबन 9 लोगों की जान गई थी और 700 से ऊपर लोग जो थे वो बीमार पड़ गए थे। अब इसके बारे में या ये किस तरीके से फैला, दरअसल बात ये थी कि जो पीनट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी जहाँ पर ये पीनट बटर क्रिएट होता था, वहाँ की किसी कंपनी में कुछ डिफेक्ट पाया गया था और उस कंपनी से खरीदने वाले और भी बहुत सारी कंपनीज थी, कई सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज थी। तो वो सारी कंपनीज ने भी उन्हीं के पीनट बटर को लेकर के अपना प्रोडक्ट तैयार किया था। तो यानी कि जब फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि बाकी जितने लोगों ने उनसे खरीदा सबके तकलीफ।
तो उन सब का अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा फूड रिकॉल जिसे बोलते हैं, फूड रिकॉल यानी कि खाना बन के रेडी होके स्टोर्स में जा चुका है, लेकिन वहाँ से वापस मंगवाया जाता है क्योंकि खाने में कुछ गड़बड़ी है। ये किया गया था। लेकिन इसके चलने के बावजूद और लोगों की मौतों के बावजूद ऐसे और भी कई मौतें हुई जो वैसे स्टैटिस्टिक्स में लिखी नहीं गई, लेकिन ये हुआ। अब एक सवाल उठता है कि जब पता चला कि इस तरह से प्रॉब्लम थी उस पीनट बटर में, तो क्या जितने एक्शंस लिए जाने चाहिए थे उस कम्युनिटी को जो पीसीए के नाम से जानी जाती है, जिनका काम था उस प्रोडक्शन को रोकना, क्या उनके पास जितना बन सकता था उतना उन्होंने किया था? नहीं। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। पीसीए इसका फुल फॉर्म था पीनट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। इसी के अंडर में था ये जितना पीनट का बनना, रेगुलेशन सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, जिनका नाम था स्टीवर्ट पारल, उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने जितने भी प्लांट के अलग अलग मैनेजर्स थे ना उन सभी को, कि भैया सुनो, ये जो फलाना फलाना बीमारी हो रही है जिसके चक्कर में तुम लोग खाना वापस मंगवा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा। ये बात उस लेटर में मेंशन थी। और ये कहा जाता है कि पीसीए के प्रेसिडेंट के कारण वहाँ पे कई सारे लोगों को ये एक तरह का हिंट दिया गया था कि भैया अपनी आंखें थोड़ी सी फेर लेना, तो जा रहा है उसको जाने दो क्योंकि भैया बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने नुकसान को बचाने के लिए न जाने कितने मासूमों की जान ले ली, कितने सारे लोग तो न जाने आज तक वो पीनट के कारण जो रिएक्शन कॉज हुआ उससे आज भी पीड़ित हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये बात हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसे करके एक एपिसोड पहले हम बात कर रहे थे कि भैया वो हिटलर के टाइम पे वो सबको इकट्ठा करके गैस चैम्बर में जलाया जा रहा है। इस वाले एपिसोड का भी एक गहरा मतलब है। अभी तक हमने जाना कि भैया विजुअल इंपॉर्टेंस कितनी होती है, फिजिकली किसी से जाकर मिलना, उनसे बातें करना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से हमेशा नंबर 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 इनकी बातें नहीं करनी चाहिए। देखो यार, माना आप एक कंपनी को चला रहे हो, आप एक टीम को रन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हो और एक नंबर बना देते हो, सारा का सारा गड़बड़ वहां से शुरू होता है। अब गड़बड़ क्यों शुरू होता है उसको बड़े ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे कहते हैं सोशल मोरालिटी। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मोरालिटी यानी कि जो मॉरल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। सोशल जब आप तरीके से रहते हैं तो एक सोसाइटी के अंदर, देखिए अगर आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब आप कई लोगों के साथ रह रहे हैं। आप किसी को जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी को नहीं जानते उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब कर दें। देखिए लॉ वगैरह से आप ज़रूर बच जाएंगे, आपको आता होगा, आपकी लॉयर की टीम अच्छी होगी, बड़ी स्ट्रांग लीगल टीम होगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम एक लीडरशिप की किताब में इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखो भाई, अगर आप अपने कस्टमर्स को या फिर अगर आप बाहर के लोगों को ऐसे रत्ती कौड़ी के भाव में ट्रीट करोगे ना, तो ये बात आपकी कंपनी के लोग भी देखते हैं। और सीधी सीधी सी बात है, अब उनके आप कोई चाचा मामा ताऊ फूफा तो बने बैठे नहीं हो, तो उनके अंदर भी ये वाली मेंटालिटी आती है कि जिस तरीके से हमारे कंपनी के जो लीडर हैं उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको तो सिर्फ नंबर से मतलब है, तो कल की डेट में यही हरकत मेरे साथ भी तो हो सकती है। अब आप कहोगे कि यार मैं तो अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी कंपनी के प्रॉफिट संभाल रहा था, लेकिन जब आप इस तरह से काम करते हो तो जाने अनजाने में आप अपनी कंपनी, आप अपनी टीम के लोगों को ये भी बताते हो कि आपके लिए पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एटीट्यूड के आते ही साथ आपकी कंपनी के लोग आपसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि भैया हमारे किसी डिसीजन से अगर इसके पैसे डूब गए तो ये तो हमें डुबा देगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टीम, आपकी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि आपके कस्टमर्स के लिए भी एक सॉफ्ट हार्टेडनेस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ रहा है झेल लो, लेकिन उस नुकसान के बदले अपनी इंसानियत को बेचने की बेवकूफ़ी कभी मत करना। क्योंकि जैसे ही आप नंबर्स का गेम खेलने लगते हो ना,
कि भैया लॉ के हिसाब से तो हमने कोई गलती नहीं करी, तब गड़बड़ शुरू होती है। टाइटैनिक की जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो वो जो शिप थी ना टाइटैनिक, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही पंगे हुए थे। उस समय की सबसे लार्जेस्ट शिप कही जाती थी उसे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज नहीं बल्कि ओवर एक्स्ट्रा लार्ज था। और उतनी बड़ी शिप के अंदर कितने लाइफ बोट्स होने चाहिए उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं था। तो वो जो सबसे बड़ी जो बोट थी उस टाइम की, उससे 3 से 4 से 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो जो सबसे बड़ी बोट थी उसके अंदर कहा था कि इतने लाइफ बोट रख लेना। टाइटैनिक कहा ठीक है, रूल्स के हिसाब से हमें इतने रखने हैं, हम इतने ही रखेंगे। जबकि उन्हें साफ पता था कि उस बोट के अंदर जितने लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से लाइफ बोट्स उनके पास नहीं थे। लेकिन लाइफ बोट क्यों नहीं रखे? ताकि और जगह बन जाए, और लोगों को हम अपने शिप में लाए, और लोग शिप में आएंगे, और टिकट्स बिकेंगी, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड में क्या हुआ? आइसबर्ग से टकराए, लाइफ जैकेट नहीं थी, न जाने कितने मासूमों की जान गई। तो नंबर्स को आप किसी की ज़िंदगी से या नंबर्स को किसी इंसान से प्लीज़ ना तोलें। इंसान की ज़िंदगी की कीमत या इंसान के समय की कीमत, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें हम ये जानने वाले हैं कि भैया अगर हमें कंपनी चलानी है तो हमें नंबर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा, उसी के साथ में हमें सोशल मोरालिटी भी रखनी है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, अगले एपिसोड में आपका इंतजार रहेगा। एक इंसान की जब मौत होती है तो वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, लेकिन जब लाखों लोगों की मौत होती है तो वो एक स्टैटिस्टिक होता है। इतनी ज्यादा क्रूएल बात मैंने पूरी लाइफ में शायद ही सुनी हो। और इसको जिन्होंने कहा वो कौन थे भैया? जोसेफ स्टालिन। मतलब दुनिया के जो सबसे ज्यादा हार्डकोर डिक्टेटर्स में से अगर किसी का नाम लिया जाए तो ये उन लोगों में से एक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी कही हुई ये लाइन 101% एक्यूरेट है। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अभी रिसेंट में सीरिया में कुछ सालों पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसमें वहां के कोई तो लीडर वीडर थे, उनके बच्चा लीडर बन गया, कोई दूसरा ऑपोजिशन था, उन्होंने लड़ाई कर ली, कुछ तो भी हुआ। लेकिन इसके चलते कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जो ग्रुप आगे जाकर के और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, और उन लोगों ने इस बात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। फाइनली कुछ तो लड़ाई वड़ाई हुई और करीबन 1 लाख लोग जो थे उनको गन पॉइंट पे रख के, मतलब गोलियां चलवा चलवा के किसी को कहीं मार दिया, लोग भगते हुए जा रहे हैं उन्हें मारा, ऐसे करते कराते 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए। और कहते हैं कि भाई नंबर इससे भी ज्यादा है, लेकिन जितने लोगों का पता चला वो 1 लाख थे। कितना बुरा हुआ ना। एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी करीबन 18-19 साल की, 20 साल की, सड़क क्रॉस कर रही थी। इतने में एक दूसरी लड़की जो कि 16 साल की, 17 साल की उम्र की थी, उसके पास लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, और शायद अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में भी थी। उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी से टक्कर मारा, और वो लड़की जो था उसका दाहिना पैर जो था बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। इंटरनल ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग बाहर की तरफ भी हुई, बड़े बुरे हाल थे। एक आदमी वहां से कैमी नाम का पास कर रहा था, तो उसने देखा भाई वो लड़की नीचे गिरी हुई है, तुरंत वो गया, उसने जाके उसकी मदद करी, उसे उठाया, सीपीआर देने की कोशिश करी। पल्स थी लेकिन बहुत ज्यादा हल्की सी थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया और फाइनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3 एक दिन बाद अपने काम को खत्म करके कैमी जो था वो उस हॉस्पिटल पहुंचा जहां पे उसने एडमिट करवाया था। वहां जाके उसे पता चला कि वो लड़की जो थी वो अब नहीं रही। अब जरा ये सोच के देखो, ये दोनों इंसिडेंसेस में आपको ज्यादा बुरा कहां पे लगा? वहां पे जहां पे 1 लाख लोगों की मौत हुई, या फिर वहां पे जहां उस लड़की की मौत हुई? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। इसके पीछे कि आपको वो एक लड़की की मौत ज्यादा ट्रैजिक क्यों लगी, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि हम जब एक इंसान की बात करते हैं, उसकी कहानी की बात करते हैं, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोग नंबर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज जब एक कंपनी शुरू होती है तो यार उसमें 3-4 लोग होते हैं। कोई पूछता है कि भैया तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? अरे मैं हूँ, महेश है, फिर क्रिस्टोफर जो है वो डेटा एनालिसिस जो है वो संभाल लेता है। ऐसे करके हम लोग लोगों के नाम गिना गिना के नंबर्स करवाते हैं, क्योंकि लोग ही इतने कम हैं। लेकिन आगे जाते जाते, वेल वी आर अ टीम ऑफ 20 पीपल, वी आर अ टीम ऑफ 50 पीपल, वी आर अ टीम ऑफ 100 पीपल, वी आर अ टीम ऑफ 500 पीपल। सडनली एक नंबर बन जाता है।
इंडिविजुअलिज्म कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है, क्योंकि आप एक एक इंसान का नाम थोड़ी लेते फिरोगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ने लगे तो क्या ये तरीका सही है? क्योंकि नंबर्स की बात तो देखो एवेंचुअली आनी है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम ये नंबर और इंसानियत को साथ में बैलेंस करके चलें? तो इसके पीछे हमारे जो राइटर भाई साहब हैं, उन्होंने 5 रूल्स रखे हैं जिसको हम बड़ी सिंपल भाषा में समझेंगे। रूल नंबर 1, साइमन भाई साहब कहते हैं कीप इट रियल, ब्रिंग पीपल टुगेदर। देखो यार, आप कितनी ही वर्चुअल मीटिंग्स क्यों ना कर लो, आप कितनी ही ऑनलाइन फलाना फलाना चीजें क्यों ना कर लो, जब तक आपकी टीम के लोग आपस में मिलते नहीं, एक दूसरे से रियल में बात नहीं करते, तब तक असल बात नहीं बनती। रूल नंबर 2, कीप इट मैनेजेबल। और यहां पर हम जानते हैं ओबे डुनार की नंबर के बारे में। ओबे डुनार भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसके अंदर उन्हें पता चला कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज 150 लोगों को साथ में मैनेज कर सकता है। कुछ लोग 150 से ज्यादा लोग मैनेज कर सकते हैं, कुछ लोग 150 से थोड़े कम, लेकिन एवरेज में 150 वाज दैट परफेक्ट नंबर, यानी कि 150 पीपल। एक आदमी 150 लोगों को सही तरीके से मैनेज कर सकता है, यानी कि उनकी इंडिविजुअल लाइफ क्या है, नाम से उन लोगों को याद रखना, ये सब कर सकता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपकी टीम बड़ी होती जा रही है तो भैया आप उस बड़ी सी 1000 लोगों की जो टीम है उसको ऐसे 150 या फिर 100 करके ना आप उसको डिवाइड कर दो, छोटी छोटी टीम्स में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि हर टीम ना एक फैमिली जब बनती है ना, तब ज्यादा इफेक्टिव होती है। रूल नंबर 3, यहां पर हमारे जो राइटर भाई साहब हैं वो कहते हैं मीट द पीपल दैट यू हेल्प। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जहां पर लोगों को एक डोनेशन कैंपेन में रन किया कि भैया आप अगर यहाँ पे पैसे देते हैं तो फलाना फलाना की मदद हो जाएगी। उस डोनेशन कैंपेन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो उन बच्चों की जिनकी एजुकेशन पे लोग एक्चुअली में पैसे लगा रहे थे, उन बच्चों को वहां पे बुलाया गया। और जब बच्चे उनके खुद सामने खड़े हुए थे और उन्हें पता चला कि हमारे पैसे देने से ये बच्चा जो है एक्चुअली में इसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, ये बच्चे के साथ ये अच्छा हो जाएगा, इसको एजुकेशन मिल सकती है, इसको एक प्रॉपर रहने का ठिकाना मिल सकता है, सडनली लोगों ने ज़्यादा डोनेट करना शुरू कर दिया। और ये फैक्ट है, जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हो, मैंने अभी अभी हमने पिछले एपिसोड्स में सीखा, विजुअल और फिजिकल का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो आप अगर कभी किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप प्लीज पहले जाके उससे मिलें, शायद आपको उसकी जो उस सिचुएशन की सीरियसनेस है वो ज्यादा समझ में आएगी। इसके बाद हमारा जो अगला रूल है वो है गिव पीपल टाइम, नॉट जस्ट मनी। देखो भैया, लोगों को आप बोनस के रूप में पैसे दे सकते हो, क्रिसमस बोनस, दिवाली बोनस, होली बोनस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सिर्फ बात पैसों की ही हो रही है ना, तो आपके एम्प्लॉयज ना थोड़ा सा पीछे हटने लग जाएंगे विथ टाइम। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? दरअसल इस बारे में मैंने बहुत डीपली एक किताब जो थी लीडरशिप विजडम बाय रॉबिन शर्मा, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। रूल बड़ा ही सिंपल सा है, पैसा एक लिमिट तक ही आपको मोटिवेट करेगा, उसके बाद किसी